आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड के बारे में। देखिए, एक ऐसी पर्टिकुलर बॉडी की ग्लैंड जो एंडोडर्मली डिराइव्ड है और इसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे आपके पास में अडल्टहुड आता जाएगा वैसे वैसे इस पर्टिकुलर ग्लैंड की जो फंक्शनैलिटी है वो लॉस होती जाएगी, इसका साइज आपके पास कम होता जाएगा और धीरे धीरे कर कर ये अपना फंक्शन करना पूरी तरह से स्टॉप कर देगी। तो जैसे ही मिडल एज आती है वैसे ही आपके पास इस पर्टिकुलर ग्लैंड की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप ध्यान कर कर चलिएगा कि आपके पास डीजनरेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड होना शुरू हो जाती है जैसे ही मिडल एज आपके पास एक्वायर होगी या आपके पास अडल्टहुड से आप ओल्ड एज की ओर को जाना शुरू करेंगे। तो ये चीज पक्का से ध्यान दीजिएगा कि इसका साइज रिड्यूस होता रहता है। अब ये बेसिकली कहां पर सिचुएटेड है, तो सिचुएटेड होती है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द हर्ट के अंदर, जिसको हम बेसिकली मीडियास्टाइनल स्पेस कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए ये ग्लैंड कहां सिचुएटेड है। तो इन द फ्रंट ऑफ द हर्ट इट इज बेसिकली सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनल स्पेस। क्लियर हो गई? ये आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी ये बिल्कुल लिप ग्लैंड की तरह ही नजर आती है और इट इज बेसिकली बीइंग कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल एंड इंटरनली बोथ लोब्स आर रीडिवाइडेड इनटू स्मॉल लोब्यूल्स। देखिए, अब आपके पास में ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आपके पास में थायराइड ग्लैंड आपके पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थी, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर आपके पास ये थाइमस ग्लैंड भी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब लोब दो हो गए, इसके अंदर छोटी छोटी और पार्टीशंस हैं, उन पार्टीशंस को हम बेसिकली लॉब्यूल्स कहते हैं। तो ये एक चीज आपने ध्यान देते हुए चलनी है कि ये लिम्फ ग्लैंड की तरह ही बेसिकली नजर आती है, बाइलोब्ड है। एक्सटर्नली आप इसको कवर देखेंगे एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ में जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और इंटरनली जो हर एक लोब है वो स्मॉल लॉब्यूल्स के अंदर आपके पास में डिवाइडेड नजर आती है। तो हर एक लॉब्यूल का आपके पास में एक कॉर्टिकल रीजन है और एक आपके पास मेडुलरी रीजन है। जो आपके पास में कॉर्टिकल रीजन है वो डार्कली स्टेन्ड होती है और जो आपके पास में मेडुलरी रीजन है वो आपके पास लाइटली स्टेन्ड होती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखता है, ये जो आपके पास थाइमस ग्लैंड की कॉर्टिकल रीजन है, मीन बाय लॉब्यूल का जो कॉर्टिकल रीजन है, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दी डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट। किससे आपके पास में भरा हुआ है? बेसिकली यहां पर लिम्फोसाइट की क्वांटिटी आपको नजर आ रही है। देखिए, अब हमने लिम्फोसाइट के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास बोन मैरो के अंदर आपके पास एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं बनते हैं और आपके पास उनकी जो मेच्योरिटीज होती हैं वो दो डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकती हैं, एक बोन मैरो के अंदर और दूसरी आपके पास में थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखता है, जो मेडुला है वो बेसिकली कंसिस्ट होती है आपके पास में रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स की, कुछ एक आपके पास में लिम्फोसाइट नजर आएंगे, एंड थर्ड इज दी कॉर्पसल ऑफ हेसल, दैट इज दी थाइमस कॉर्पस्कल। इनको बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं, उस हार्मोन को बनाकर देंगे जो थाइमस ग्लैंड से आपके पास रिलीज होती है, जिसको हम थाइमोसिन का नाम देते हैं या थायमिन हार्मोन कहते हैं। इट इज बेसिकली अ प्रोटीनियस इन नेचर और दी पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान देते हुए चलिए कि ये हार्मोन भी इम्यूनिटी में आपका रोल प्ले कर देगा ही देगा। जैसे आपके पास में लॉब्यूल का जो कॉर्टेक्स था उसके अंदर बहुत सारे क्वांटिटी के अंदर आपको लिम्फोसाइट मिल रहे थे और हमें ये मालूम है कि लिम्फोसाइट आपके पास लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर आपको पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनाकर देते हैं। तो वही एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट दी एंटीजन। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब क्या लिखता है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिएगा, लिखता है मेन इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप करती है 9 to 10 ईयर ऑफ एज में। क्लियर हो गई जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास थाइमस ग्लैंड एग्जैक्टली में फंक्शनल होना शुरू हुई वो फंक्शनल होना ही आपके पास 9 to 10 ईयर में होती है। तो ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए क्या लिखता है, जब जब आपके पास पर्टिकुलर जरूरत से ज्यादा आपके पास थाइमोसिन की क्वांटिटी अगर बॉडी के अंदर बन रही हो तो ये चीज आप समझकर चलिए कि आपके पर्टिकुलर जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो माइटोटिक इंडेक्स है वो आपके पास इंक्रीज हो गया। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा आपके पास सेलुलर नंबर आपके पास उस पर्टिकुलर ग्लैंड में होना शुरू हो गया है और इसी की वजह से आपके पास एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसको मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, विच इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज को हमने एग्जैक्टली में मिस्थेनिया ग्रेविस क्यों कहा, क्योंकि आपके पास ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान रखनी है कि थाइमस ग्लैंड के अंदर जो सेलुलर नंबर है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। एक तरह से कैंसरस ग्रोथ आपके पास थाइमस ग्लैंड की होना शुरू हो गई है और एक ऑटो इम्यून डिजीज वहां से प्रोड्यूस हुई जिसको हमने मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं।
लेकिन ये अगर आपको ध्यान ना भी रहे तो भी बात चलेगी, लेकिन जो इस ग्लैंड के फंक्शन है वो आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलने हैं। क्लियर हो गई जी? अब देखिएगा, ये जो आपके पास हार्मोन है दैट इज थाइमोसिन या थाइमिन हार्मोन जो है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखता क्या है, हेसल कॉर्पस्कल्स आर फाउंड इन द थाइमस ग्लैंड एंड दीज आर आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द थाइमिक कॉर्पस्कल्स और द एपिथेलियल सेल्स और पर्टिकुलरली रेटिकुलर सेल एज दे एक्ट एज फैगोसाइट। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पर कि जो हेसल कॉर्पस्कल्स हैं वो फैगोसिटिक बिहेवियर आपको शो कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एंटीजन कहीं ना कहीं इस थाइमस ग्लैंड के कांटेक्ट में आएगा, उसको मार देने का काम बेसिकली आपके पास में यही हेसल कॉर्पस्कल आपको कर दे देते हैं। अब देखिएगा वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है कि आपके पास आफ्टर द बर्थ टी सेल या टी लिम्फोसाइट आर मेच्योर्ड इन द थाइमस ग्लैंड। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने ये चीज पढ़ी थी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बनते आपके पास बोन मैरो में है, लेकिन उनकी डिफरेंशिएशन या मेच्योरिटी जो है वो आपके पास टी लिम्फोसाइट की थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है और बी लिम्फोसाइट की आपके पास कहीं ना कहीं बोन मैरो के अंदर ही हो जाती है। लेकिन हमने एक चीज और कही थी कि टी लिम्फोसाइट को अपनी फंक्शनैलिटी को अच्छा से करने के लिए कहीं ना कहीं बी लिम्फोसाइट की ही रिक्वायरमेंट, सॉरी, बी लिम्फोसाइट को अपना फंक्शन अच्छे से करने के लिए टी लिम्फोसाइट की रिक्वायरमेंट है। तो विदाउट दी टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं होंगे तो एंटीबॉडी की जनरेशन नहीं होगी, एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी तो एंटीजन के अगेंस्ट में अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलिए मैं एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं। आफ्टर द बर्थ T cells or T lymphocytes are matured in the thymus gland, then these lymphocytes are released by thymus gland, reach to lymphatic organ like spleen, Peyer's patches, lymph nodes, and they are getting deposited in it. सिंपल सी लॉजिक है। हमने जो पर्टिकुलर लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उन लिम्फॉइड ऑर्गन की खासियत क्या होती है, खासियत यही है वो भी आपके पास कहीं ना कहीं बी लिम्फोसाइट आपको रिलीज कर देते हैं। तो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन आपके पास टी लिम्फोसाइट से होगी। जब तक टी लिम्फोसाइट आपके पास मेच्योर नहीं होगा तब तक आपके पास में पर्टिकुलरली कोई भी बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं हो पाएगा और वो आपके पास स्प्लीन, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या लिखता है, Thymosin hormone stimulate the maturation of lymphocyte to destroy the antigen produced by the bacteria or the pathogen. सिंपल सी लॉजिक है। विदाउट द थाइमोसिन हार्मोन आपके पास में टी लिम्फोसाइट की मेच्योरिटी नहीं हो सकती है। तो टी लिम्फोसाइट की मेच्योरिटी के लिए थाइमोसिन हार्मोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो अगर आपके पास हार्मोन होगा तो आपके पास एंटीजन की प्रोडक्शन हो, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी अगेंस्ट दी एंटीजन, चाहे वो एंटीजन बैक्टीरियल फॉर्म में हो चाहे किसी और अदर पर्टिकुलर पैथोजन की फॉर्म में हो। क्लियर हो गया जी? अब देखिए क्या एक और वर्ड लिखा हुआ है, according to one of the theories of aging, the decline and the disappearance of the thymus gland by the middle age is the primary cause of aging। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछी जाती है। देखिए जब तक तो आप मिडिल एज तक रीच नहीं करते हैं तब तक तो आप बेसिकली किसी ना किसी पर्टिकुलर बीमारी से आप इम्यून रहते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी अगर आपको हो भी जाती है तो भी पर्टिकुलर आपकी बॉडी जो है उससे फाइट करने में पूरी तरह से पोटेंशियल रखती है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक थाइमस ग्लैंड बॉडी के अंदर फंक्शन करता रहेगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते रहेंगे, टी लिम्फोसाइट अगर मैच्योर होते रहेंगे तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव रहेगी, बी लिम्फोसाइट एक्टिव रहेगी तो एंटीबॉडीज बनती रहेंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जब डिक्लाइन करना शुरू कर देती है आफ्टर द मिडिल एज, इट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एजिंग। सिंपल सी बात है ना, जब जब एज आपकी बढ़ना शुरू होगी तो धीरे धीरे बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। बीमारियां लगना नहीं शुरू हो रही हैं, वो एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो मिडिल एज के बाद में फंक्शन करना बंद कर देता है, वो डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए आपके पास कहीं ना कहीं टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे जो कि आपके पास बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करवा पाएंगे, एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी, तो आपके पास में एंटीजन से कौन लड़ाई करेगा। क्लियर हो गई जी? अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखता है, थाइमोसिन help in the development of the sex gland but inhibit sexual maturity in early young age। देखिए प्यूबर्टी जो है किसी एक पर्सन के अंदर, मान लीजिए चाहे मेल है या फीमेल है, तो कुछ एक स्पेसिफिक एज पर ही क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर ये जो हार्मोन है दैट इज थाइमोसिन, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अंटिल 9 to 10 एंड मैक्सिमम अप टू 14 ईयर ऑफ एज तक आपके पास इनहिबिट कर रखता है। तो जैसे ही आपके पास में थाइमोसिन हार्मोन की आपके पास कमी होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी। क्लियर हो गई जी? ये भी चीज चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखता है, थाइमस प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमें मालूम है
कि जब हमने पर्टिकुलर इम्यूनिटी की आपके पास में टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू द टी लिम्फोसाइट एंड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू द बी लिम्फोसाइट। तो सिंपल सी लॉजिक है, थाइमस ग्लैंड आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। वो इसलिए प्रोवाइड कर रही है क्योंकि वो पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट की आपके पास में मेच्योरिटी करवाता है, इसलिए थाइमस ग्लैंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब देखिएगा, इसी वजह से थाइमस को हम बेसिकली थ्रॉन ऑफ बेसिकली इम्यूनिटी कहते हैं या ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये भी चीज आपने ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिएगा क्या लिखता है, secretion of the thiamine decreases the neuromuscular transmission, so hypersecretion of thiamine may cause myasthenia gravis, which can be treated by the corticosteroid for a shorter period of time. It provides the antibody against receptors and block the neuromuscular junction. देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज के बारे में बता दिया था कि मिस्थेनिया ग्रेविस जो है वो पर्टिकुलरली आपके पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपके पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, कंडक्शन आपके पास अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फंक्शनलिटी अच्छे से नहीं होंगी, आपके पास मस्कुलर एक्टिविटीज अच्छे से नहीं होंगी। तो ये आपके पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। अब आपके पास जो टॉपिक है वो है ऑर्गन्स या द अदर ऑर्गन्स विच कैन सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स का प्राइमरी रोल कुछ और है और सेकेंडरीली ये पर्टिकुलर आपके पास एंडोक्रीन बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास पर्टिकुलर ऑर्गन आती है जिसका नाम है किडनी। देखिए, मेन फंक्शन तो हमें मालूम है कि ये एक्सक्रीटरी रोल प्ले करती है, लेकिन इट कैन सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स। तो देखिएगा, सबसे पहला हार्मोन आती है जिसको हम कहते हैं रेनिन, RENIN। वर्डिंग्स पर पक्का ध्यान दीजिएगा, और जब भी RENNIN होगा इट इज बेसिकली एन एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर है RENIN। क्लियर है जी। तो देखिए, हमें मालूम है रेनिन नाम का जो हार्मोन होती है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो अपरेटस आपके पास मौजूद है किडनी के अंदर, वहां से ये बेसिकली सिक्रीट होती है। और इस हार्मोन का हमने रोल ये पढ़ा था कि जो एंजियोटेंसिनोजन आपके पास में है, उस एंजियोटेंसिनोजन को आपके पास में एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है और रास सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। तो रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था। तब मैंने ये चीज बताई थी कि जो लीवर है वो एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एंजियोटेंसिन 1 विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट इज रेनिन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। क्लियर हो जी। तो आपके पास में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में ये हार्मोन आपके पास कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है बाय रीजॉर्प्शन ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द सोडियम फ्रॉम द यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गई। अब जब तक बेसिकली आपके पास रेनिन अपना एक्शन नहीं करेगा तब तक एंजियोटेंसिन 1 आपके पास 2 में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक 2 नहीं बनेगी तब तक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, तब तक आपके पास पर्टिकुलर एड्रिनल कॉर्टेक्स की आपके पास जोना ग्लोमेरुलोसा नाम की लेयर आपके पास एक्टिवेट नहीं होगी, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी तब तक बेसिकली आपके पास में पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरोन का एक्शन नहीं आएगा, और एल्डोस्टेरोन का एक्शन नहीं आएगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एंजियोटेंसिनोजन को आपके पास एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द किडनी, दैट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ द किडनी। तो तभी जाकर आपके पास में रास सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट आती है आपके पास एरिथ्रोजेनिन। एरिथ्रोजेनिन को बहुत कॉमनली हम एरिथ्रोपोइटिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, देखो जो दूसरा हार्मोन है हमारे पास में जिसको हमने एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, ये एरिथ्रोपोइटिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो किडनी से ही रिलीज होती है। देखिएगा, ये हार्मोन आपकी जो बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है और आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन कब करती है? जब हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाए। अब हाइपोक्सिया क्या होती है? ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है पेरिफेरल टिश्यूज को। तो उस दौरान में जब भी हाइपोक्सिया होगी तो उस दौरान में किडनीज के ऊपर आपके पास में एक तरह से एक्टिविटी होना शुरू होगी, जिसकी वजह से आपके पास एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इसी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से आपके पास रिलीज होगा, जो आरबीसी का नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि उस हाइपोक्सिया को ओवरकम किया जा सके।
तीसरा एक और हार्मोन आपके पास रिलीज होती है जिसको रीनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्टिव रीनल हार्मोन है, लेकिन ज्यादा बढ़िया से फंक्शन नहीं करता है, इवन दो इट इज बेसिकली सबसे ज्यादा एक्टिव। तो ये बेसिकली आपके पास जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, आपके पास जो किडनीज में मिलती हैं, उनकी रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है। सेकंड, इट एनहांसेस द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम आयन बाय द यूरिन, मीन बाय डायूरेसिस को बढ़ाने का काम करेगा। रीनल वेसोडाइलेटेशन करता है और डिक्रीजेस द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बढ़िया हार्मोन नहीं है, क्योंकि है तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास में किडनी के द्वारा रिलीज नहीं होती है। मैं फिर से बता दूं, रीनोमेडुलरी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये जो आपके पास स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी के अंदर, उनकी आपके पास रिलैक्सेशन करवाता है। सेकंड, आपके पास में एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम आयन करवाने की कोशिश करता है। रीनल वेसोडाइलेटेशन, वेसोडाइलेटेशन का मतलब हुआ ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को आपके पास डिक्रीज करवाने में ये कहीं ना कहीं सहयोगी है। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलेगा। नेक्स्ट आती है आपके पास में स्किन। तो देखिएगा, स्किन में आपके पास बेसिकली एक पर्टिकुलर जो विटामिन है, जो आपके पास विटामिन डी के नाम से कहलाता है, जिसको हम कोलेकैल्सिफेरोल या अर्गे कोलेकैल्सिफिलोर के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर विटामिन एज सच एक हार्मोन की तरह ही बिहेव करता है, और ये मैंने एक चीज बताई भी थी कि विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों के दोनों आपके पास एज एन हार्मोन बिहेव कर सकते हैं, जो विटामिन हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की रिंग्स होती हैं, और इसी वजह से वो स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों विटामिन एज एन हार्मोन बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों हार्मोन आपके डीएनए को म्यूटेट करवाने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिएगा, ये जो विटामिन डी है, ये आपके पास पैराथॉर्मोन नाम का जो हार्मोन आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड के साथ से आपके पास रिलीज होती है, उसके साथ कोलैबोरेट कर आपके पास काम करती है। बोन की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, टीथ की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द फास्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टीन। तो इंटेस्टीन से कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाने में विटामिन डी की आपके पास में इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलेगी। तो ये चीज आपने ध्यान देकर चलनी है। हमें मालूम है कि जब भी आपके पास इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस के अंदर हो जाती है, तो रिकेट्स आपके पास डिजीज होती है, जिसके अंदर बोन्स आपके पास थिन पड़ना शुरू हो जाती है, वीक पड़ना शुरू हो जाती है। और अडल्टहुड के अंदर अगर इसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहां पर हम डिजीज कहते हैं, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। उसमें भी बोन वीक हो जाएंगी और ब्रिटल होना शुरू हो जाती है, मीन बाय फ्रैक्चर के चांसेस उन बोन्स के आपके पास होने की कोशिश हो जाएगी। चलिएगा, एक आपके पास थर्ड आपके पास जो पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड आती है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके पास बेसिकली देखी गई। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की चल रही होगी, तो 14th डे ऑनवर्ड आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्पररी एंडोक्रीन ग्लैंड जनरेट होती है, जिसको बेसिकली हम कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। अब देखिएगा, जब भी आपके पास 14th डे के ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ विद द हेल्प ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने उस पर्टिकुलर ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर करवाया। ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ तो ओवम बाहर आ गई। तो ओवम बाहर आने के बाद में जो आपके पास स्ट्रक्चर ग्रेफियन फॉलिकल का बच गया, वो रीइंटीग्रेट करेगा और आपके पास एक और नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देगा, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्रीन ग्लैंड है। ये आपके पास में अगर तो आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी 14th डे ऑनवर्ड, तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम कैन परसिस्ट फॉर मिनिमम पीरियड फॉर 4 months एंड मैक्सिमम फॉर 9 months, दैट इज द गेस्टेशन पीरियड ओवर होने तक आपके पास में ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हो, तो कॉर्पस ल्यूटियम विल परसिस्ट फॉर 9 days ओनली। ये मैं चीजें आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये चीज मेरी पक्का से ध्यान रखनी है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, उसकी परसिस्टेंस डिपेंड करती है कि फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम विल सर्वाइव मिनिमम फॉर 4 months एंड मैक्सिमम टिल द गेस्टेशन पीरियड इज गेटिंग ओवर। ठीक है जी। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है? क्योंकि ये टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड है, तो कुछ एक बेसिक आपके पास हार्मोन ये लगातार रिलीज करता रहता है। देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है आपके पास रिलीज करता है। इसीलिए आपके पास ओवुलेटरी फेज के बाद में सिक्रीटरी फेज आती है। तो सिक्रीटरी फेज को हमने सिक्रीटरी फेज इसीलिए कहा होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके पास प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन बनाती है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बेसिकली करता क्या है? तो देखिएगा, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रेगनेंसी।
तो जो भी आपके पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपके पास फीमेल के अंदर या एनाटॉमिकल फीचर जो भी आपके पास चेंजेस आएंगी, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान में करने की कोशिश करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गई हो तो। नंबर 2, due to the effect of this hormone, uterine wall endometrium become thick and blood circulation is increased in it. Fat and glycogen are deposited in its cells. देखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने पक्का से ध्यान देना है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपके पास में यहां पर बढ़ाने का काम एग्जैक्टली में प्रोजेस्टेरॉन कर रही है, लेकिन देखिएगा वर्ड एग्जैक्टली में ये नहीं है कि उसने बढ़ाया। हमारे पास में एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो जब भी एंडोमेट्रियल वॉल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास में ब्रेक कर जाती है, तो उसको वापिस से रीसिंथेसाइज करने का काम आपके पास में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम आपके पास प्रोजेस्टेरॉन नाम की हार्मोन करती है। अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको मेंटेन कर रखने पड़ेगी। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन नहीं होगी तो इंप्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, और इंप्लांटेशन की प्रोसेस अगर आपके पास आपको कंटिन्यू करवानी है और उसके बाद में बच्चे की डेवलपमेंट करवानी है, फीटस की डेवलपमेंट होनी है, तो एंडोमेट्रियम की वॉल आपके पास ब्रेक नहीं करनी चाहिए, उसकी थिकनेस मेंटेन होनी चाहिए। वो थिकनेस को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन लगातार करती रहती है और ब्लड सर्कुलेशन आपके पास उस एंडोमेट्रियम की लगातार इंक्रीज करती रहती है ताकि बच्चे की नरिशमेंट जो है पूरी तरह से हो सके और वो एंडोमेट्रियम आपका ब्रेक ना करे। तो ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान देनी है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एक और वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज this stimulate the alveolar growth of the mammary gland become highly developed as a result of this breast is becoming enlarged। तो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट का भी आपके पास एक कारण पूछा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या है, तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही मेमोरी ग्लैंड की आपके पास डेवलपमेंट होती है, इसीलिए ब्रेस्ट एनलार्जमेंट प्रेगनेंसी के दौरान में दिखेगी अलोंग विद द हार्मोन दैट इज द प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन भी हमने पढ़ा था जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके पास रिलीज हुआ था, तब भी मैंने ये चीज कही थी कि आपके पास जो पर्टिकुलर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके पास एक हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। चलेगा नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल, जो मैंने अभी थोड़ी देर आप पहले ही आपको ऊपर भी बता दिया। अब देखिए मैंने ये भी चीज कही कि टिल द गेस्टेशन पीरियड आपके पास ये कॉर्पस ल्यूटियम आपकी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। क्यों मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज एंडोमेट्रियल वॉल के ब्रेक होने के चांसेस हैं और आपके पास प्री टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है या अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा हार्मोन हुआ जो आपको प्रेगनेंसी को पर्टिकुलर कंप्लीट करवाने में हेल्प करेगा, तो इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और दूसरी चीज आपके पास में जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनकी आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस को कहीं ना कहीं स्टॉप करता है अंटिल द गेस्टेशन पीरियड इज गेटिंग ओवर। इसका मतलब ये है कि ये अबॉर्शन से बचाने वाला हार्मोन भी है क्योंकि ये एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनेस को मेंटेन कर रखेगा। तो ये भी पक्का से ध्यान देते चलिएगा, एंटी अबॉर्शन हार्मोन है या इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। Number 2 hormone that is being secreted by the corpus luteum is the relaxin। तो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी कॉर्पस ल्यूटियम के आपसे सिक्रीट होगी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जैसे गेस्टेशन पीरियड आपके पास ओवर हो जाएगी, अब हमें कैसे पता लगेगा कि गेस्टेशन पीरियड आपके पास में ओवर हो गई है? तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट आपके पास कंप्लीट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अब आपके पास एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपके पास प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से आपके पास पर्टिकुलरली जो यूट्राइन वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। और सेकंड आपके पास में रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या करती है, जो आपके पास में पर्टिकुलर सर्विक्स होती है उस सर्विक्स की डायलेटेशन करवाने का काम करती है ताकि आपके पास बच्चे का जन्म हो सके, पार्चुरेशन कंप्लीट हो सके। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आती है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, एंडोमेट्रियल वॉल की आपके पास में पर्टिकुलर वापस से रीसिंथेसिस करने का काम ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता है। बहुत ही लोअर क्वांटिटी के अंदर आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन बनता है। उसके बाद एक और हार्मोन आपके पास सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है इनहिबिन। तो देखिएगा इनहिबिन से हमें यही समझ आ रहा है ये इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। अब इनहिबिट किस चीज को करता है? तो देखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके पास प्रोड्यूस होती है उसके एक्शन को इनहिबिट करने का काम कहीं ना कहीं ये इनहिबिन नाम का हार्मोन करता है दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये क्यों? देखिएगा हमें मालूम है कि फॉलिकल की डेवलपमेंट हमें नहीं करवानी है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास में बना था और आपके पास में पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन हो चुकी थी।
तो फर्दर आपके पास प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में नेचर के अंदर उनको कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो अगर उनको नहीं कन्वर्ट होने देना है तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक्शन होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बना रही है खुद से ही, जिसका नाम इनिबिन रखा गया। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज ही नहीं होने देगी, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होंगे, वहां से ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा, तो नया ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। ये काम आपके पास में इनिबिन नाम का हार्मोन करवा रही है बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ द एफएसएच। अब आपके पास फॉलिकल ही नहीं बनेंगे तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना एक्शन नहीं कर पाएगी, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना एक्शन नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं आपके पास पर्टिकुलर फर्दर फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं है। इसलिए इनहिबिन दोनों हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट कर देती है, दैट इज एफएसएच एंड दी एलएच। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलेगा, एक और टेम्परेरी ग्लैंड जो आपके पास एंडोक्रीन बिहेवियर शो करती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, बेसिकली जो एम्ब्रियो है और जो यूट्रस है मदर का, उसको आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में कनेक्ट करने का काम करता है। तो याद कर कर चलिएगा, ये एक टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड की तरह बिहेव करने वाला एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरह है। ठीक है, अब देखिएगा, ये प्लेसेंटा आपके पास टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड है, तो ये कुछ ना कुछ हार्मोन तो आपको बना कर देगा। तो देखिए हार्मोन कौन कौन से बनाए, तो सबसे पहले हार्मोन का नाम है कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, CGH के नाम से इसको जानते हैं। पहले आपके पास इसका नाम था ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, पहले हम HCG पढ़ा करते थे, अब HCG ना पढ़कर हम वर्ड यूज करते हैं कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है, ये भी आपके पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, एंड इट कंट्रोल्स द सिक्रीटरी एक्शंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। देखिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये चीज कही थी, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए शुरुआती आपके पास जो वर्किंग एफिशिएंसी है, दैट इज बीइंग डन बाय द प्रोजेस्टेरॉन, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज बीइंग डन बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन सिक्रीटरी एक्टिविटीज और कॉर्पस ल्यूटियम को आपके पास कंट्रोल करता है कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा उसको एग्जैक्टली में कितनी रिलीज और किस समय पर रिलीज करनी है। इट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन और द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, दैट इज HCG। और मैंने ये भी चीज बताई थी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है वो आपके पास 9th डे ऑनवर्ड आपके पास आफ्टर दी पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन वो आपके पास यूरिन के अंदर सीक्रेट होना शुरू होती है, और उसी पर्टिकुलर हम HCG को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं यूरिन ऑफ द फीमेल कि आपके पास एग्जैक्टली में पर्टिकुलर फीमेल कंसीव हुई कि नहीं हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी। अब क्या लिखता है, at the initial stage of the pregnancy, HCG is secreted in the excess amount by the placenta and it is excreted by the urine। जिस यूरिन टेस्ट के अंदर हम बेसिकली किसको आपके पास पर्टिकुलर देखने वाले हैं, दैट इज HCG है या नहीं है। अगर HCG मिल जाएगा तो बताएगा कि प्रेगनेंसी जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, अगर वो आपके पास पर्टिकुलर नहीं पॉजिटिव आता है तो हम कह देंगे कि प्रेगनेंसी नहीं है। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ग्रेविडेक्स टेस्ट है, वर्ड यूज है दैट इज ग्रेविडेक्स टेस्ट। तो ग्रेविडेक्स टेस्ट से हम पता करते हैं कि यूरिन ऑफ द फीमेल के अंदर आपके पास HCG की क्वांटिटी है या नहीं है। अगर है तो प्रेगनेंसी है, अगर नहीं है तो प्रेगनेंसी अभी नहीं है, मीन बाय फीमेल ने कंसीव नहीं किया है। चलेगा, नेक्स्ट आपके पास हार्मोन है जिसका नाम है बेसिकली दैट इज प्लेसेंटल लैक्टोजन या ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सभी नाम चेंज हो गए हैं, पहले हम प्लेसेंटल लैक्टोजन ही कहते थे, ठीक है, अब नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, ये भी एक प्रोटीनियस हार्मोन है, और ये पर्टिकुलर जो मेमरी ग्लैंड है उसकी आपके पास में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन वो पर्टिकुलर मेमरी ग्लैंड आपके पास में कर पाए। तो ये भी चीज आपने ध्यान देते हुए चली। नेक्स्ट आपके पास आती है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन भी बेसिकली प्लेसेंटा बना सकता है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, इट कंट्रोल्स एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो देखिएगा, जब भी प्रेगनेंसी आती है तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं या ब्रेस्ट होती है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसका कारण यही है कि एस्ट्रोजन जो है वो आपके पास में ये प्लेसेंटा लगातार सिक्रीट करती रहती है, और साथ ही साथ में कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट कर रही है। तो आपके पास क्या होगा, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो बड़ी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा बड़े ना हो, इसलिए बेसिकली ये एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी।
उसके बाद एक और हार्मोन जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है, मैंने अभी बता दिया कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, वो आपके पास में पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और लास्ट हार्मोन जो आपके पास प्लेसेंटा बनाकर देती है उसका नाम है रिलैक्सिन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जैसे ही आपके पास में गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्स जनरेट होगी जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपके पास कहीं ना कहीं जो लेबर पेन्स होती हैं उनको लाने की कोशिश करती है। यूट्राइन वॉल की आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा वही ऑक्सीटोसिन, और आपके पास प्रेगनेंसी से बेसिकली पार्चुरेशन तक का जो पीरियड है वो आपके पास में लाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बीच में आपके पास रिलैक्सिन इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि जो आपके पास प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन होती है या आपके पास सर्विक्स का जो रीजन है उसको डायलेट करवाना जरूरी है ताकि आपके पास बच्चे की आपके पास नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी होना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर रिलैक्सिन नाम का हार्मोन ना हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस पर्टिकुलर प्लेसेंटा ने कौन से हार्मोन बनाए, कॉर्पस ल्यूटियम ने बेसिकली कौन सा हार्मोन बनाया, स्किन में बेसिकली जो विटामिन डी है वो आपके पास एज एन हार्मोन बिहेव करती है, किडनी ने कौन से हार्मोन बनाए दैट इज रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन या जिसको एरिथ्रोजेनिन भी कहते हैं, एंड थर्ड इज द रीनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये सभी की सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंटरलिंक्ड होंगे दूसरे वाले ह्यूमन पर्टिकुलर जो हम ये फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है और बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है।